Bismillahirrahmanirrahim. Today again we are started with the excess capacity, which is the spare capacity, just to revise the long term, and then we will start the topic of working at full capacity today. Main objective is to understanding the concept of working at full capacity today. Excess capacity, you already know about the excess capacity. This is the spare that the business want to produce the product but do not have the particular demand. So इसकी दो reasons बताई गई थी. The two reasons are the short run reason. First of all, you need to identify the cause, the short run cause and the long run cause. तो short run cause के बाद long run cause से आज हम start कर रहे हैं कि long run excess क्योंकि आप बनाना चाह रहे थे और आपके पास कुछ ऑर्डर नहीं थे. इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल में थी, या आपका बिजनेस किसी लॉस में था, टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना, कंपटीशन का बढ़ जाना, कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन का ऐसा चेंज होना कि माइट भी आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड वापस ना आ सके. तो चलते हैं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की तरफ और इसके सोल्यूशन की तरफ कि अगर लॉन्ग रन में आप देख रहे हैं कि आपकी कैपेसिटी वापस नहीं आ रही, तो आप इसका क्या आउटकम, क्या इसका सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं. बिजनेस ने आपको इसकी दो ऑप्शंस बताई हैं लॉन्ग रन के लिए. तो सबसे पहली जो ऑप्शन बताई गई है वो रैशनलाइजेशन बताई गई थी कि आप अपने रिसोर्सेज को कट कर लें और अपनी कुछ ब्रांचेज या फैक्ट्रीज को कट कर दें और कुछ एम्प्लॉयज़ को यू कैन मेक योर सम ऑफ योर एम्प्लॉयज़ रिडेंडेंट, जिससे आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो मैनेज हो जाएगी, जो एक्सेस कैपेसिटी के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्योंकि जो स्पेयर है वो आपने कट कर दिया है, तो आपकी जो बाकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो आपकी इंक्रीज करती नज़र आ रही है. ऑब्वियसली रिडेंडेंसी कॉस्ट जो पेमेंट है वो इसका एक ड्रॉबैक है. बैड रेपुटेशन रैशनलाइजेशन का जो ड्रॉबैक है, अनसर्टेनिटी ओवर द जॉब सिक्योरिटी, दैट कुड बी द ड्रॉबैक ऑफ रैशनलाइजिंग. और एक फोरकास्ट किया जाता है कि अगर कैपेसिटी वापस आ गई और इकोनॉमी रिवाइव कर गई और वो टेस्ट या पर्टिकुलर फैशन वापस आ गया, तो वो आप कैपेसिटी कट कर चुके हैं, उसका आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसको वापस ला सकें. इसमें शॉर्ट लॉन्ग रन प्रॉब्लम सोल्यूशन में था कि आप रेस्टलाइज करें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप न्यू चीज़ों को इन्वेंट करें. रेदर अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज में एक प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो आप किसी और प्रोडक्ट को बनाएं या किसी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं. अपने बिजनेस को चलाने के लिए इनकरेज हो, और जिसे कहते हैं ना कि एबिलिटी टू बाउंस बैक. एंटरप्रेन्योर शुड हैज़ एन एबिलिटी टू बाउंस बैक. आप बाउंस बैक करें, आप लॉसेस या फेलियर से घबराएं मत और नई चीज़ों की तरफ मूव ऑन कर जाएं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन कर जाएं, मार्केट रिसर्च की तरफ आप मूव कर जाएं, जिससे आपकी जो ओल्डर प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रिप्लेस करें विद द न्यू. और जितनी जल्दी उनको बना लेंगे उतने ही आप इनिशियल इनोवेशन के तौर पर मार्केट में अपना नाम बना सकेंगे. इवन के हो सकता है कि आप जिन एम्प्लॉयज़ को होल्ड कर रहे हैं उनको आपको रेशनलाइज भी ना करना पड़े. और ये कंपैरेटिवली ऑप्शन नंबर 1 से काफ़ी बेहतर मानी गई थी. और इसके लिए बस इतना करना पड़ा था कि आपको एक मार्केटिंग प्लान जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक नए सिरे से मार्केटिंग प्लान, जो कि R&D प्लान कंसीडर होगा आपके बिजनेस का अ न्यू मार्केट में. उसके लिए आपके पास कुछ कॉस्ट भी होनी चाहिए, आपके पास एक रिवाइव स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी आपको रिवाइव करना होगी, और प्लानिंग आपको चाहिए. कहा यह जाता है कि ये शायद लॉन्ग रन प्लानिंग जो है वो आपको इसके लिए चाहिए होती है. तो इसके बाद चलते हैं कि वर्किंग एट फुल कैपेसिटी. नेक्स्ट जो टॉपिक आप देखने जा रहे हैं वो है वर्किंग एट फुल कैपेसिटी. एक बिजनेस जो है फुल कैपेसिटी, इसको हमने पहले भी एक नाम से पढ़ा था, वर्किंग फ्लैट आउट. आप काम तो कर रहे हैं और आपके पास फर्दर ऑर्डर्स की गुंजाइश नहीं है. वर्किंग एट व्हेन अ बिजनेस प्रोड्यूसिंग एट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ इट्स मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग फ्लैट आउट. जब नो वैकेंसी का आपको कहीं नज़र आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये होटल जो है ये फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं. तो वर्किंग एट फुल कैपेसिटी पे जब आप काम कर रहे होते हैं, तो इसमें भी बिजनेस ने आपको सजेस्ट किया कि आपको 3 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है. और वो सिचुएशंस क्या हैं उसको अब डिस्कस किया जाता है. ये 3 तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको कैसे डिस्कस करना है और उनको कैसे फेस करना है, और फिर उनके सोल्यूशंस की तरफ हम फर्दर आ जाएंगे.
सबसे पहले तो सिचुएशन बताई गई है कि जब बिजनेस काफ़ी अरसे से ये फेस कर रहा है कि वो फ्लैट आउट चल रहा है, व्हेन अ बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, वर्किंग एट मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम कैपेसिटी से जब वो चल रहा है, तो उसके पास तीन तरह के डिसीजंस हैं। उनमें से जो डिसीजंस आपके आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली सूट करता है, दैट कुड बी टेकन। द फर्स्ट डिसीजंस वेदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द कैपेसिटी। पहला डिसीजन उसने ये बताया कि जब फुल कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हैं और कैपेसिटी शॉर्टफॉल का आपको एक ड्रॉबैक फेस करना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा आपको फर्स्ट डिसीजन ये लिया जा सकता है कि आप अपनी कैपेसिटी को क्या करें, बढ़ाएं, आप अपनी कैपेसिटी को, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करें, इंक्रीज करें, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करें। ऑब्वियसली अगर आप ये बात करने जा रहे हैं तो यू नीड टू इंक्रीज द रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पहली ऑप्शन को ये बताया गया। दूसरी ऑप्शन बताई गई है कि आपको अगर वर्किंग आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और आपको शॉर्टफॉल का एक आइडिया है, तो फिर आप कुछ प्रोडक्ट्स को पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, हमेशा याद रखिएगा, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का कुछ हिस्सा एज अ पार्ट आप किसी दूसरी फर्म से टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपने देखा कि आउटसोर्सिंग जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पे बताई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपने बताई कि कैपेसिटी को परमानेंटली इंक्रीज करना। ऑप्शन नंबर 2 आपने बताई कि आउटसोर्सिंग आपके लिए ऑप्शन बताई। एक तीसरा ऑप्शन भी उसने आपके लिए रखी है कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप चाहें, और वो ऑप्शन है आउटसोर्सिंग। एक ड्रॉबैक भी साथ अटैच किया गया, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर इज नॉट एश्योर्ड। ओके, दैट ड्रॉबैक इज एक्सेप्टेड। और अब हम चलते हैं तीसरी ऑप्शन की तरफ कि एक बिजनेस जो है वो अगर 3000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उसको कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी से वो चल रहा है, उसके पास फर्दर कैपेसिटी या ऑर्डर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है, तो तीसरी ऑप्शन उसके पास ये भी है कि वो उसी कैपेसिटी पे बैठा रहे, शुड इट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी एंड नॉट टू एक्सपैंड, क्योंकि उसको लगता है कि एक्सपेंशन में रिसोर्सेज को भी डिवोट करना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हायर करना पड़ेंगे, वर्कर्स भी आपको हायर करना पड़ेंगे, और अगर डिमांड वापस मूव कर गई और जो कि वक्ती तौर पे आपको लग रहा है कि शायद डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को दोबारा से स्टडी कीजिए, एक ऑप्शन आपके सामने इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, second option would be the outsourcing the part of the production process from other organization, or retaining the existing capacity, do not expanding your business operations। तो ये तीनों options आपके सामने रखी गई हैं और इनको टाइम टू टाइम अडॉप्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी आपके बिजनेस को सूट करे। नॉर्मली जो सजेस्ट की गई हैं वो पहली दो ऑप्शन सजेस्ट की गई हैं कि या तो आप कैपेसिटी इंक्रीज करें या फिर आप आउटसोर्सिंग करें, और तीसरी ऑप्शन को सजेस्ट कम किया गया बिजनेस में। उसकी लॉजिकल रीज़न भी बताई गई है कि आप तीसरी ऑप्शन को आपने क्यों कम सजेस्ट किया है। उसकी वजह यह है कि जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आप कैपेसिटी फुल पे बैठे हैं एंड यू आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, मैक्सिमाइजेशन पे बैठे हैं और कस्टमर्स फर्दर ऑर्डर लेके आ रहे हैं और आप कस्टमर्स को अकोमोडेट नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए जो है वो एक वक्त आएगा कि ड्रॉबैक के तौर पे इमेज कंपनी के जो इमेज और रेपुटेशन है उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए इसको कम सजेस्ट किया जाता है कि ये लॉन्ग रन अप्रोच में आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन सकती है। एक वक्त आएगा जब आप कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको इनकार करेंगे, उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कस्टमर्स आपके लिए बैड वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, कैपेसिटी शॉर्टफॉल, कैपेसिटी शॉर्टेजेस। कैपेसिटी शॉर्टेजेस बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन आप याद कर लें जो कि आपने एक्सेस कैपेसिटी के लिए की थी और वही कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन एक्सेस की थी, वन द डिमांड, करंट लेवल ऑफ डिमांड एक्सेस है आपकी कैपेसिटी से, और अब क्या है, डिमांड लेस है आपकी कैपेसिटी, डिमांड कम है और कैपेसिटी ज़्यादा है। एक्सेस को आपने पढ़ा, और बिल्कुल यहाँ पे ऑपोजिट इसको कर ले कि डिमांड आपकी ज़्यादा है और आप प्रोड्यूस कम कर सकते हैं। It is when a firm face the demand of its goods and services exceeded its currently productive capacity। आप
5000 बना रहे हैं लेकिन डिमांड 7000 की है, उस 2000 को कैसे आपने कवर करना है, इसकी अभी रिसेंटली मैंने 3 ऑप्शंस, 3 डिसीजन, 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन जो हैं वो आपके सामने रखे। उन तीनों में से जो डिसीजन जो है वो आप अडॉप्ट करना चाहें कि इस जो एक्सेसिव डिमांड है, अब एक्सेस कैपेसिटी की बजाय ऑपोजिट वर्ड यूज हो रहा है, एक्सेसिव डिमांड, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड आपके सामने फेस हो रही है। ये वेदर इशू हो सकता है, ये आपकी प्रोडक्ट की वर्थ हो सकती है, क्वालिटी हो सकता है, ये इनकम इफेक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है, कंज्यूमर की डिमांड पुल सोच परसेप्शन हो सकती है। ये सारी चीज़ें कैपेसिटी शॉर्टफॉल की रीज़न बन सकती है। अब as with the opposite situation of the excess capacity, it is essential, ये बिल्कुल उसी तरीके से आज आप कॉज को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं जिस तरीके से आपने एक्सेस के कॉज को आइडेंटिफाई किया और फिर उसको क्या किया, रिजॉल्व किया। बिल्कुल इसी तरह उसने कहा कि अगर आप कैपेसिटी शॉर्टफॉल को डील करना चाहते हैं, थर्ड ऑप्शन तो आज हम नहीं पढ़ेंगे कि डू नॉट एक्सपैंड एक्सटेंड और अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ चलते रहें, उसको हम नहीं पढ़ेंगे आज। देखा जाएगा कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को देखा जाएगा कि कैपेसिटी इंक्रीज करना या आउटसोर्स करना, ये दोनों ऑप्शंस को बेसिकली डिस्कस किया जाएगा आपके सिलेबस में। थर्ड ऑप्शंस को प्रेफर नहीं किया गया, ये लॉन्ग रन के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे, एक सजेशन के तौर पे आपको बता दिया गया है, बट उसके कोई बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपके सिलेबस ने डिस्कस नहीं किए बिल्कुल भी किसी किस्म के। तो it is just like the opposite situation, excess की, it is essential to assess the cause of capacity shortfall। assessment आप करें कि कैपेसिटी का जो shortfall है, कैपेसिटी का जो shortages है, क्यों आपकी डिमांड जो है वो आपकी कैपेसिटी से अहेड है। एक इंटरनल रीजन भी बताई गई है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू circumstances, internal circumstances and the external circumstance। इंटरनल रीजन भी बताई गई है कि इसलिए शॉर्टफॉल है कि आपकी प्रोडक्शन कम है किसी मशीन की वजह से, कोई एम्प्लॉई के टर्नओवर या कोई एम्प्लॉई की लेबर है, ये इंटरनल रीजंस हैं, इनको आपने खुद से मैनेज करना है और इनकी आपने बैकअप प्लानिंग रखनी है कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, एक ऑल्टरनेटिव मशीन शुड बी देयर, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयज़, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी आपके सामने होने चाहिए। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इश्यूज जिनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि इकोनॉमी में लोगों की इनकम का मैंने एक एक्सटर्नल फैक्टर बताया है, डिमांड पुल का बताया है, टेस्ट फैशन चेंज हो जाने का, लोगों का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाने का जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं। तो इस लिहाज से इसकी कॉज को देखा जाता है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि अब ये वक्त है कि हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें या आउटसोर्स करें, या अगर आप थर्ड ऑप्शन को भी कंसीडर करना चाहें कि आप अपनी कैपेसिटी को बिल्कुल भी स्टेबलाइज रखें और उसको इंक्रीज और डिक्रीज ना करें, और ना ही कोई आप आउटसोर्स रखें, क्योंकि आउटसोर्स में फर्म की रेपुटेशन और इमेज का इशू भी आ सकता है। इसके बारे में बताया गया कि फॉल्टी मशीन इंटरनल फैक्टर है और लेबर का जो स्ट्राइक्स हैं वो इंटरनल फैक्टर है। इफ द फर्म प्रोड्यूसिंग एट 100% कैपेसिटी सम टाइम एंड देयर सीम्स टू बी नो साइन ऑफ फॉलिंग डिमांड। अब ये भी आप प्लीज़ कंसीडर कीजिए कि नो साइन, कितने टाइम तक अगर आप ये देखते हैं कि डिमांड जो है वो फॉल नहीं कर रही और आपकी डिमांड आपकी कैपेसिटी से अहेड है, तो इसमें आपको ये सजेस्ट किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ योर टीचर कि इसमें तकरीबन जब आपकी डिमांड 6 मंथ्स तक फॉल ना करे और इवन के वो 1 साल तक चली जाए, तो फिर अब ये ज़रूरी हो जाता है दैट यू हैव टू टेक द डिसीजंस। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप कस्टमर्स को के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट ना करें और उनको ये बोले कि वी आर वर्किंग एट द फुल कैपेसिटी, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट योर ऑर्डर, हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब ये वक्त आ चुका है कि 6 माह हो चुके हैं, 8 या 10 या 12 महीने हो चुके हैं, अब ये वक्त आ चुका है दैट यू हैव टू टेक अ करेक्टिव डिसीजन। और वो करेक्टिव डिसीजन क्या होगा? उस करेक्टिव डिसीजन में 2 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, या तो आप कैपेसिटी बढ़ाएं, इंक्रीज योर कैपेसिटी परमानेंटली, और यूजिंग एन आउटसाइड एजेंसी
to outsource the part of your production process. इस डिसीजन को लेने के लिए इन दोनों में से एक डिसीजन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे आपको छोड़ना है और एक को लेना है। इस डिसीजन के लिए कॉज को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले चलते हैं कि कॉज क्या थी। कॉजेज भी दो तरह की होती है, या तो वक्ती तौर पर डिमांड बढ़ी है या परमानेंटली डिमांड बढ़ी है। शॉर्टफॉल कॉज को देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी शॉर्टफॉल, ये कैपेसिटी आपकी बड़ी तो है लेकिन ये समझा जा रहा है कि ये कैपेसिटी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज गई है, ये परमानेंटली इंक्रीज नहीं हुई। तो इसका कॉज मैं आपको बता सकता हूँ कि समटाइम्स कोई वेदर कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी परमानेंटली इंक्रीज की बजाय वक्ती तौर पे आपको लगता है। जिस तरह आप देखते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और इसमें पर्टिकुलरली रमज़ान में कुछ चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है, कुछ फूड स्टफ़ की, तो वो टेम्परेरी इंक्रीज़ है कि परमानेंट इंक्रीज़ है। जो इंक्रीज़ 1 महीने या 2 या 3 माह अप टू 6 मंथ्स के लिए होता है इसको टेम्परेरी कंसिडर किया जाता है। वो इंक्रीज़ जो 1 साल के लिए होता है उसको परमानेंट कंसिडर किया जाता है कि वो डिमांड फॉल ही नहीं कर रही वक्ती तौर पे। अभी आप देख रहे हैं कि मास्क की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई लास्ट कुछ मंथ्स से पहले, तो ये टेम्परेरी कंसिडर की जाएगी क्योंकि जब जैसे ही ये जो बीमारी है ये मार्केट से थोड़ी सी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है ऑब्वियसली वो कम होगी। ये टेम्परेरी इंक्रीज है। तो कुछ फर्म्स ने क्या किया कि स्विच कर लिया, जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे उन्होंने वक्ती तौर पे टेक्सटाइल को छोड़ के मास्क बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये बात सही है, लेकिन ये ऑप्शन क्या उन्होंने परमानेंटली अडॉप्ट की? नहीं, इन्होंने ये टेम्परेरी तौर पे इस ऑप्शन को क्या किया गया, चूज़ किया गया, इस ऑप्शन को जो टेम्परेरी तौर पे आपने चूज़ किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया कि इफ़ यू फील दैट योर कैपेसिटी इज़ इंक्रीजिंग बट ऑन द टेम्परेरी बेसिस, तो रैदर इसके कि अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हो जाएंगे और आपको इन्वेस्टमेंट या लोन या आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बाउंड हो जाएगी। तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को प्लीज़ बाउंड मत कीजिए। उसने कहा है कि इस ऑप्शन में बेहतर ये है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब किसी दूसरी फर्म से वक्ती तौर पे उन प्रोडक्ट्स को क्या कर लिया जाता है, अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होता आउटसोर्सिंग में कि आपका पूरा प्रोडक्शन प्लांट आउटसोर्स हो रहा है। आउटसोर्स को इस मकसद के लिए पढ़ाया नहीं जाता। वो एक ऑप्शन थी लाइसेंसिंग जो हमने मार्केटिंग में पढ़ी, वो ठीक थी, वो भी आउटसोर्स थी, लेकिन यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग का मकसद है वो कैपेसिटी शॉर्टफॉल को क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है कि इफ़ यू आर नॉट बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स इन द मार्केट, देन आप जो है मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन आप खुद कर रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो आप किसी दूसरी फर्म से, वो दूसरी फर्म कौन होगी, वो आपका कंपेटिटर, वो आपका कोई फ्रेंड, कोई दूसरी फर्म मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो मार्केट का कोई बेसिक मैन्युफैक्चरर हो सकता है, इनसे आप आउटसोर्स करवा सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव फैमिली मेम्बर जो आपकी तरह का सेम बिजनेस कर रहा होता है, आउटसोर्सिंग में ऑब्वियसली आप पे करते हैं अमाउंट ऑफ मनी को, तो उस आउटसोर्सिंग कंपैरेटिवली इन हाउस प्रोडक्शन से अरेंज करना आसान है। इन हाउस प्रोडक्शन को तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, बिजनेस प्लान इज नीडेड टू रीड्रॉ, रिसोर्सेज आर नीडेड टू री बाय, लोन्स शुड बी रीअरेंज्ड। तो इससे बेहतर ये है कि अभी आप वक्ती तौर पर अगर आप देख रहे हैं कि टेम्परेरी ऑप्शंस अगर आपको नज़र आ रही हैं तो आप आउटसोर्सिंग की तरफ जाइए। यूज सब कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग सप्लाईज, कंपोनेंट्स और इवन फिनिश्ड गुड्स। 3 तरह की आइटम्स के बारे में बताया गया है कि आप सप्लाईज को, कंपोनेंट्स को और इवन फाइनल फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। और क्वालिटी चेक करना ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसकी क्वालिटी को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये आउटसोर्स है। आपको कोई नई मशीन या बाय नहीं करना पड़ेगी, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बाय करना पड़ेगी, और इसके अलावा ये क्विकली अरेंज हो जाती है, जस्ट एक फ़ोन कॉल और एक ईमेल। आउटसोर्स जो फर्म्स होती हैं पहले से ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं और आपने इनको इन्फॉर्म किया होता है इफ़ वी हैव फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टफॉल, तो आप हमारे बेहाफ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो शुड बी क्विक टू अरेंज, क्वाइट क्विक टू अरेंज, आप जल्दी से इनको अरेंज कर सकते हैं। एंड these firms offer the flexibility, different kinds of products. Sometimes कोई ऐसी product that you feel that you are not specialized in producing that product, so you can
access the flexibility of your manufacturer, your competitor. कोई बहुत सारी product portfolio बहुत बड़ा होता है किसी industry का. It is not possible to capture the full product portfolio, produce the full product range. Surgical का आप देख लें कितना बड़ा product portfolio. इसमें outsourcing को बहुत ज़्यादा हमारे शहर में use किया जाता है. Particularly कोई ऐसी product जो आप बना सकते हैं लेकिन ऑर्डर ज़्यादा तो बनवा लें. पर्टिकुलरली कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आप नहीं बना सकते, आप सर्जिकल बना सकते हैं, डेंटल नहीं बना सकते, तो डेंटल को आप आउटसोर्स कर सकते हैं. और इसका जो कॉमनली ड्रॉबैक, मोस्ट ऑफ द फर्म्स, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर नॉट यूजिंग the concept of outsourcing just because of the lack of quality. We cannot assure about the quality. कभी भी आप आउटसोर्स फर्म्स की क्वालिटी को अश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप इन हाउस चीज़ें बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को आप अश्योर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चर आपके बिहाफ पे बना रहा है उसकी क्वालिटी को आप अश्योर नहीं कर सकते. डिलीवरी टाइम की अनसर्टेनिटी भी जो है ना वो आपको नज़र आएगी. डिलीवरी टाइम भी आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है. आप इन हाउस बना रहे हैं उसकी डिलीवरी आपके लिए श्योर है, लेकिन अगर आप किसी आउटसोर्स से बना रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके ऑर्डर को लेट करे और ये लीड करेगा आपकी कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन पे. ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉस्ट का आपको सामना करना पड़ेगा. यूनिट कॉस्ट माइट बी हायर एज कम्पेयर टू इन हाउस. खुद प्रोड्यूस करना लो कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरर से, और एक लिहाज से तो देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिवली और नेगेटिवली, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको ये देखते हैं प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से बस इसको देख लेते हैं. फर्दर फिर इसको लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे. अभी हम ये देखते हैं कि कॉस्ट जो है वो आपकी आउटसोर्स में थोड़ी सी ज़्यादा, इन हाउस में आपको वो जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो चार्ज करेगा. यूनिट कॉस्ट मे बी हायर एज कम्पेयर टू इन हाउस प्रोडक्शन ड्यू बिकॉज द सप्लायर्स हैज़ टू ऐड अ प्रॉफिट मार्कअप इनटू द कॉस्ट. डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन भी शायद वो ऐड कर दे, शायद वो अपना मार्कअप भी ऐड कर ले, तो जो यूनिट आपको $2 का पड़ा है वो हो सकता है 2.5 का सप्लायर से पड़े. लेकिन ऑप्शन पहले भी बताई गई थी कि ये एक पर्टिकुलरली मकसद के लिए आपने आउटसोर्स किया है कि एक पार्ट, क्योंकि आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑर्डर बहुत बड़ा है या उसकी स्पेशलिटी आपके पास नहीं है, तो आउटसोर्सिंग एक अच्छी ऑप्शन तो सजेस्ट की गई है, बट इन द शॉर्ट रन. So this is all about the topic that is related to working at full capacity. Capacity shortfall, उसमें आपने 3 डिसीजंस पढ़े, 2 डिसीजंस को हमने डिस्कस किया, एक डिसीजंस को डिटेल से और दूसरे डिसीजंस को नेक्स्ट लेक्चर में. यानी लॉन्ग रन में अगर आप देखते हैं कि कैपेसिटी बढ़ रही है और उसके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और एक टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली आउटसोर्सिंग का डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. You people can ask the question in the next section. Allah Hafiz.